हेलो स्टूडेंट्स, मैं जन्मेजय पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ लर्न विद जैन। दोस्तों, हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी क्लास चल रही थी जिसमें हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ देखा था, जिसमें हमने ये जाना था कि अर्थ लेयरिंग में है। लेयरिंग में भी कैसे लेयरिंग है? तो सबसे ऊपरी सरफेस जो है वो है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद फिर हमारा कोर आता है। और हर एक लेयर को हमने दो भागों में बांटा था। जैसे क्रस्ट को अपर लेयर और लोअर लेयर, मेंटल को भी हम लोगों ने अपर मेंटल और लोअर मेंटल, कोर को भी हमने आउटर कोर और इनर कोर के माध्यम से जाना था। फिर इनके बीच में कुछ हमने डिसकंटिन्यूटीज़ वगैरह पढ़ी थी। डिसकंटिन्यूटीज़ वगैरह पढ़ा था हम लोगों ने, जिसको मैंने यहाँ बताया था कि ये आपका है CMRG। ये है क्या? कोनाराड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्या बताया था कि जब आप अपर सरफेस से, ये अपर सरफेस है, ये कोर है, यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ते हैं तो डेंसिटी में डिफरेंस आता जाता है। ये डेंसिटी में डिफरेंस एक पॉइंट मान लिया गया कि यहाँ के बाद से हमें एक डेंसिटी जो है वो ज़्यादा चेंज देखने को मिलती है। यहाँ डिसकंटिन्यूटी को हम लोगों ने दिखाया था। इन सारे साइंटिस्ट के नाम पर, जियोलॉजिस्ट के नाम पर, इनके नाम पड़ेंगे। बहरहाल ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में हमें एनसीईआरटी में जो पढ़ना है वो है वोल्केनोस। हिंदी में इसे कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे निकलते हैं, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग करेंगे आज की इस क्लास में। तो आज बने रहिए। शुरू करते हैं हम लोग वोल्केनो। वोल्केनो को पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर की स्टडी कर लेंगे। वोल्केनो की बात करें तो वोल्केनो है क्या? तो वोल्केनो, सबसे पहले तो इसको जाने कि वोल्केनो या ज्वालामुखी यह कैसा प्रोसेस है। तो यह एक पृथ्वी के इंटरनल बिहेवियर से बनता है। इंटरनल बिहेवियर का मतलब पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है। जैसे हमारा जो ये अर्थ, सर्फ अर्थ है, इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ, इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से अंदर का जो मैग्मा है, जो आपके पढ़ा था एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर का जो मैग्मा है वो निकल करके कहाँ आने लगा, बाहर आने लगा। यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ज्वालामुखी कहलाती है। तो इंटरनल बिहेवियर है। और यहाँ होता क्या है, यहाँ हमें लावा जो है वो मिलता है। और हमें बताया था लावा क्या होता है, मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या है। तो मैग्मा का मतलब होता है जब मेल्टेड रॉक पृथ्वी के अंदर रहती है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वह बाहर आ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ये दो चीज़ें दिमाग में बैठा। तो पृथ्वी के अंदर से चीज़ों का बाहर आना, जो लावा है, मैग्मा है, पिघला पदार्थ है, उसका बाहर आना, जो सेमी सॉलिड मटेरियल है उसका बाहर आना, वो हमारी कैसी रिएक्शन कहलाती है? ज्वालामुखी रिएक्शन कहलाती है। अब ये बनते कैसे, इनको मैं बेसिकली समझता हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक चीज़ समझा था। हमने ये जाना था कि जो अर्थ है हमारा, अर्थ है, अर्थ का अपर जो लेयर है उसको हम लोगों ने क्या बोला था? लिथोस्फेयर। इसको क्या बोला था? लिथोस्फेयर। और ये होता कैसा है? सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था ये सॉलिड होता है। अच्छा, ये सॉलिड है मतलब ये रॉक से बना होता है। रॉक से, और रॉक कैसी होती है? नरम रॉक होती है, सॉफ्ट रॉक से। ये बना किससे होता है? सॉफ्ट रॉक से। अब सॉफ्ट किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं? जो अंदर जो रॉक मटेरियल में आपका सॉलिड पाया जा रहा है, अंदर जो सॉलिड पाया गया है, जो कोर के पास है, उस कोर के पास के सॉलिड को हम लोगों ने उससे कंपेयर करके देखा। तो जो क्रस्ट का रॉक है वो क्या है एज कंपेयर टू दैट? वो वो हमारा क्या है? सॉफ्ट है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा लिथोस्फेयर था। मान लीजिए ये लिथोस्फेयर है, और इसके अंदर जो हमारा एस्थेनोस्फेयर था, एस्थेनोस्फेयर था। एस्थेनोस्फेयर कैसा था? सेमी सॉलिड था। सेमी सॉलिड का मतलब हम इसको कह सकते हैं कि गाढ़ा द्रव, गाढ़ा द्रव के रूप में था। ठीक है, तो गाढ़ा द्रव के रूप में था ये हमारा कौन? एस्थेनोस्फेयर। इसी में हाई कंप्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से हमने देखा था कि ये मेल्ट हो गया था। ये मेल्टेड रॉक्स है। मेल्टेड क्या है? रॉक्स। यहीं से अगर कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जाए जिससे यहाँ का ये जो मेल्टेड रॉक है ये बाहर निकलने लगे, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ज्वालामुखी प्रक्रिया। तो ये कैसे होता है ये ध्यान से देखते चलिएगा। हम लोग कुछ समझते हैं, कुछ थियरीज को। चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए कि ये सिस्टम जो है ये हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? लिथोस्फीयर। अब इसके नीचे क्या होगा? इसके जस्ट नीचे हमारे पास क्या पाया जाएगा? हमारे इसके जस्ट नीचे एस्थेनोस्फीयर पाया जाएगा। ये मैंने मान लीजिए एस्थेनोस्फीयर बना दिया। ये क्या है? तो इसको मैं लिख रहा हूँ एस्थेनोस्फीयर। हिंदी मीडियम दुर्बलता मंडल कहते हैं इसको। ये दुर्बलता मंडल है।
इसके बारे में जानने के लिए आपको पिछली क्लास देखनी चाहिए, अगर इसको इसके बारे में नहीं पता है तो। आगे बढ़ते हैं, इसको कम करते हैं, ये है लिथोस्फीयर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं शैलमंडल, पत्थरों से मिलकर के बना शैलमंडल। एस्थेनोस्फीयर कैसा है हमारा, ये थोड़ा सेमी सॉलिड या मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत लिक्विड के फॉर्म में है। और अगर ये लिक्विड है, ये कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिक्विड के ऊपर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता है कौन, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारा क्या करता है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता है। अब मैं जरा कुछ प्रोसेस समझा रहा हूँ। ये क्या है, हमारा लिक्विड है, लिक्विड का मतलब ये क्या है, मेल्टेड लावा, मैग्मा है। ये क्या है, मैग्मा है। मैग्मा बहुत हॉट, क्या कहते हैं, मेल्टेड चट्टानें होती हैं। अच्छा जरा सोच के बताइए, ये पीछे क्लास में मैंने एक थियरी बताई थी, अगर याद हो तो। थियरी में क्या था हमारे, थियरी में ये था कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाएंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। रेडियो एक्टिविटी की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, ये रेडियो एक्टिविटी जो है, या रेडियो एक्टिव की वजह से जो मटेरियल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए और कहीं टेम्परेचर बहुत कम हो जाए। इस पूरे के पूरे स्लैब में मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मटेरियल हो सकता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, हो सकता है यहाँ टेम्परेचर कम हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई सोचिए कि दुर्बलता मंडल और यहाँ रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो क्या समान रूप से एकदम रेडियो एक्टिविटी होगी? हो सकता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है वो यहाँ ज़्यादा हो रहा हो, यहाँ कम हो रहा हो। तो मैं कह सकता हूँ जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और यहाँ जहाँ कम होगा वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जा सकता है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस पाया जाएगा, तो क्या करेगा, मैग्मा फ्लो होने लगेगा। मैग्मा क्या करने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। जैसे जहाँ टेम्परेचर बढ़ा, वहां से मैग्मा तुरंत ऊपर उठने लगेगा, मतलब कि वो मूव करने लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ टेम्परेचर, जो मैग्मा, मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ से मैग्मा क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और जहाँ टेम्परेचर इसके कंपेयर में ठंडा है, वहां पर मैग्मा क्या करने लगेगा, नीचे की ओर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से ये मूव किया तो ये स्पेस खाली हुआ, ये स्पेस खाली हुआ, तो इस स्पेस को भरने के लिए नीचे से कहाँ जाएगा, मैग्मा ऊपर गया। और जब नीचे से मैग्मा ऊपर गया, तो यहाँ का मैग्मा इस जगह को लेने के लिए आ जाएगा। सेम हम लोग ये चीज़ क्लाइमेटोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ऐसे ही वहां पर कन्वेक्शन चीजें होती हैं। ये कन्वेक्शन है, संवहन जिसको बोलते हैं। तो लावा का, मैग्मा का एक संवहन होने लगेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये मैग्मा पूरा का पूरा मूव करने लगेगा इस तरह से, ये मैग्मा मूव करने लगेगा? क्लियर है इतना? तो बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन मतलब कहीं भी हो सकती है। हो सकता है टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर जाए, हो सकता है यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, हो सकता है यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए। तो ये एक कंपेयर में, मतलब कि जब यहाँ पर हम पूरा का पूरा स्लैब ले रहे हैं, एक मैग्मा चैम्बर ले रहे हैं, तो चैम्बर में अगर किधर किसी एक तरफ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसके कंपेयर में दूसरी जगह का टेम्परेचर तो कम ही होगा, और कम होगा तो हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर मैग्मा फ्लो करना शुरू कर। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? अब आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्मा का फ्लो इस तरफ बन रहा है, मैग्मा का फ्लो इस तरफ बन रहा है। अब यहाँ बनेगा तो फिर यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो ये कहाँ जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा। अब अगर टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्मा को ऊपर भी तो उठाएगा, कन्वेक्शन होगा, फ्लो बन जाएगा, एक चैम्बर बन जाएगा। अच्छा, ये जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जहां से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ केवल जरूरी है क्या इसी डायरेक्शन में जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए? नहीं, हमें तो ये भी पता चल सकता है कि ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जाएगा तो भी हमें एक फ्लो देखने को मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एक शेल मिल जाएगा, एक सर्कल मिल जाता है, एक साइकिल मिल जाता है मैग्मा के चलने के लिए। और दिख रहा होगा यह दोनों साइकिल एक दूसरे से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं, तो यहाँ से ये इधर भी जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया है कि यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ से मैग्मा मूव करना दोनों साइड में शुरू कर जाएगा। अब इमेजिन करिए कि अगर ये जो है बांट रहा है, और इसके ऊपर ये एस्थेनोस्फेयर टहल रहा है, ये एस्थेनोस्फेयर इसके ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसके ऊपर, जैसे समझ लीजिएगा पानी के ऊपर थर्माकोल। अब अगर ये चीज इधर और ये चीज इधर मूव करने लगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या आने लगेगा, दरार पड़ने लगेगी, जिसे हम भ्रंश घाटी या फिर फॉल्ट कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारा जब मूवमेंट होगा, तो इस मूवमेंट के कारण यहाँ पर क्या आने लगेंगे, क्रैक्स आने लगेंगे, और इस क्रैक्स को नाम दे दिया जाता है फॉल्ट। क्या दे दिया जाएगा, फॉल्ट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश बोला जाता है। ठीक है। ये फॉल्ट बनने लगेगा, और जहां फॉल्ट बनेगा वहां से फिर क्या निकलने लगेगा, ये मैग्मा ऊपर की तरफ भी मूव करेगा। और जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये मैग्मा ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर मैग्मा ऊपर की ओर मूव करेगा, तो ये यहाँ से निकलने लगेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी की
बात हो जाएगी। यहाँ पर हमारा भी क्या मिल जाएगा, वोल्केनो मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? यहाँ क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? मतलब हम लोगों ने ये जाना कि मैग्मा इस तरह से मूव कर सकता है कि वो एक दूसरे से दूर भी जा सकता है। अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो जो प्लेट्स होंगी वहां पर वो भी मैग्मा के साथ और मैग्मा के डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगी, जिसके कारण यहाँ एक दरार आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैग्मा हम लोगों ने दूर भेजा है, हो सकता है वो मैग्मा पास आने लगे। मतलब मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए। अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इमेजिन करिए कि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ये तो इस तरफ भागेगा। इस पॉइंट पे मैंने माना है कि टेम्परेचर हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे माना था टेम्परेचर हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमने यहाँ मान लिया टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ये ऐसे आएगा और ऐसे आकर के फिर यहाँ पर जहाँ टेम्परेचर डाउन हो रहा होगा वहां से नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो फिर साइकिल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर गया है, तो यहाँ जब ये मैग्मा इधर भागा है, और अगर इधर मैग्मा भाग रहा है तो नीचे के मैग्मा उसकी जगह को, प्लेस को कवर करने के लिए चले आएंगे। यहाँ भी एक साइकिल बन जाएगा। अच्छा, यहाँ एक साइकिल बना है तो आप जरा देखेंगे इस पॉइंट पे, इमेजिन करिएगा इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे देख रहे होंगे तो यहाँ से भी मैग्मा एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, टक्कर हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर चीजें बिखरेंगी? नहीं, कंप्रेस होंगी। मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर प्रेशर पड़ रहा होगा एक दूसरे के डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को कंप्रेस करने की बात हो रही होगी। तब क्या होगा, तब यहाँ पर भी हमें कुछ देखने को मिलेगा। मतलब हमने देखा कि मैग्मा के मूवमेंट से दो प्रकार की चीजें होंगी। या तो चट्टान जो है, लिथोस्फेयर जो है, वो एक दूसरे से दूर जा रहा होगा, एक दूसरे से दूर जा रहा होगा, या तो एक दूसरे के पास आ रहा होगा, एक दूसरे से टक्कर की संभावना हो रही होगी। तो दो चीजें समझ में आए? मतलब दो चीजों में, मैग्मा के मूवमेंट से दो चीजें हो सकती हैं। तीसरी भी चीज होती है, तीसरी भी चीज होती है, उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। वो हम लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक्स, प्लेट ड्रिफ्टिंग थ्योरी पर, नेक्स्ट चैप्टर में है। बस मैं अभी यहाँ वोल्केनो समझा रहा हूँ। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक दूसरे से दूर जाए मैग्मा के कारण, और या तो एक दूसरे के पास। यहाँ तक समझ में आ गया सब? अब मैं इन्हीं को दो नाम दूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसमें चट्टाने एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करें, जिसमें चट्टाने एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करें, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एक दूसरे के पास आने का प्रयास करें, एक दूसरे में मिल जाने का, शामिल हो जाने का प्रयास करें, उसको बोला जाता है कन्वर्जेंस। बात समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी या अभिसरण, और इसको हिंदी में कहते हैं अपसरण। क्यों हो रहा है ये दोनों? मैग्मा के मूवमेंट से हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं दोनों चीजों की चर्चा करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं लिथोस्फीयर की कुछ बातें कर दूं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिथोस्फीयर, शैल मंडल, दो प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। शैल मंडल मतलब ऊपर जो तैरता रॉक है। दो प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी। कौन कौन सी चट्टानें? एक पाई जाएगी हमारी, जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल रॉक। कॉन्टिनेंटल रॉक का मतलब क्या हो जाएगा? जो महाद्वीप का निर्माण करते हैं, मतलब जो लैंड बनाएंगे, जो भूमि बनाएंगे उस प्रकार की रॉक। और एक जो महासागर के नीचे दबे हुए हैं, उन्हें बोलेंगे ओशनिक रॉक। दो प्रकार की चट्टानें ध्यान से याद रखिएगा। कॉन्टिनेंटल रॉक मतलब जैसे हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी पृथ्वी है। और अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इसके ऊपरी परत में ये जो शैल मंडल है, इसमें दो प्रकार की चीज होंगी। यहाँ यही शैल मंडल ऊपरी हिस्से पर, क्रस्ट में ही हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास लैंड भी होगा, और हमारे पास क्या होगा? ओशन भी होगा। और जो ओशन होगा वो हमारे पास अपेक्षाकृत क्या होगी? कम चौड़ी होगी। और जाहिर सी बात है, ये मोटा होगा तभी तो ऊपर तक आया हुआ है। बाकी जो आपके महासागर है वो नीचे तक होंगे। मतलब मैं अगर ऐसे कहूं कि कॉन्टिनेंटल रॉक हमेशा क्या होते हैं? मोटे होते हैं, थिकर होते हैं। ये थिकर होंगे सबसे पहली बात। और जो ओशनिक रॉक होंगे वो क्या होंगे? थिनर होंगे। ठीक है, पतले होंगे एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करने पर? कॉन्टिनेंटल रॉक से करने। मतलब ये कॉन्टिनेंटल है और ये कौन है? ओशनिक है। दूसरी चीज ये याद रखना है, ये थिकर भले होते हैं लेकिन इनके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब क्या हो जाता है कि इनके मिट्टी में छेद होते हैं छोटे छोटे, जिनकी वजह से क्या होता है? इनकी संरचना
ऐसी हो जाती है जैसे मान लिया गया ये मिट्टी के कण है जो ओशन आपके कॉन्टिनेंटल का निर्माण करते हैं। इनके कण ऐसे इस प्रकार के होंगे, तो इनके बीच की गैपिंग ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन इनकी डेंसिटी जो होती है वो हमेशा लो होती है। इनकी डेंसिटी क्या होगी? लो। इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। हाई होगी मतलब ये क्या होंगे? हल्के होंगे और ये क्या होंगे? भारी होंगे। ध्यान दीजिएगा, पतला भले है लेकिन भारी है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल रॉक है ये क्या होते हैं? ये हल्के होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? थिकर होते हैं, मोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? भारी होते हैं। क्यों भारी होते हैं? ये याद रखिएगा, ये मेटेलिक चट्टानों से बने होते हैं। क्यों, कैसे, क्या समझाएंगे हम। भारी थिनर, और कैसे होंगे? थिनर होंगे। यहाँ तक समझ में आई? और इन सब का निर्माण किससे हुआ? लिथोस्फीयर, पूरे लिथोस्फीयर का निर्माण किससे हुआ है? तो याद रखना है ये किससे हुआ है? ये हुआ है लावा से। ये किससे हुआ है? लावा से हुआ है। लावा कौन देता है? ये हमेशा कहाँ से आएगा? एस्थेनोस्फीयर, मतलब पृथ्वी के अंदर से आता है। एस्थेनोस्फीयर ये आकर के बाहर ठंडा हो जाता है तो हमारे शैलमंडल का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने ये चीज़ समझा कि लिथोस्फीयर दो बटा होता है, कॉन्टिनेंटल रॉक और ओशनिक रॉक। अब आते हैं यहाँ पर, जरा देखिएगा, कॉन्टिनेंट में जब प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो क्या होता है? डाइवर्जेंस। और कन्वर्जेंस कब होता है? जब हमारे पास दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा यदि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज और डाइवर्ज करे, और क्या होगा यदि कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस करे, और क्या होगा यदि ओशनिक ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस करे। ध्यान से देखते हैं, इसको समझते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट मतलब ये जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारा कॉन्टिनेंटल हो, ये ओशनिक हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमारा कॉन्टिनेंटल हो, ये कॉन्टिनेंटल हो। या ऐसा भी हो सकता है ये ओशनिक हो, ये भी ओशनिक हो। यहाँ भी यही काम हो सकता है, ये ओशनिक हो सकता है ये कॉन्टिनेंटल हो। ये कॉन्टिनेंटल हो तो हो सकता है ये जो है हमारा ओशनिक हो। ये सॉरी, ये कॉन्टिनेंटल हो तो ये हो सकता है ये कॉन्टिनेंटल हो। ये ओशनिक हो सकता है ओशनिक, ऐसी चीज़ें। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं अभी वोल्केनो के लिए चीज़ें उठा रहा हूँ। तो वोल्केनो का निर्माण थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों से हो सकता है। अब कन्वर्जेंस से कैसे आपका वोल्केनो का निर्माण होगा, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, इमेजिन करिए, ये हमारे पास है मोटी सी चट्टान, लिथोस्फीयर, और ये हमारे पास है छोटी सी पतली सी चट्टान, किसकी? ओशनिक। ये हमारा कैसा है? कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल चट्टानें हैं, और ये कौन सी है? ओशनिक चट्टान है। ओशनिक चट्टान है मतलब ये भूमंडलीय या महाद्वीपीय चट्टानें हैं, और ये कैसी है? महासागरीय चट्टान। अब इसको समझते हैं। कन्वर्जेंस हो रहा है, हम लोगों ने क्या माना है? यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे के पास आ रहा है, पास आ रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब पास आएंगे तो ध्यान देना है एक बात हमेशा, कि जो भारी होती है चट्टान, भारी चट्टान हमेशा नीचे जाएगी, हल्के के हल्के के नीचे जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा है कि यह चट्टान जो है ये कहाँ जाएगी? ये इधर आएगी, यहाँ आएगी, ये नीचे घुस जाएगी इसके। और नीचे आकर के क्या करेगी? नीचे कौन है? नीचे कौन है? तो हमें पता है नीचे कौन है। नीचे है हमारा एस्थेनोस्फीयर। नीचे हमारा कौन है? एस्थेनोस्फीयर है। मतलब ये कैसा है? एकदम टेम्परेचर इसका बहुत भयानक है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ क्या है? साथ ही साथ ये है कि ये मैग्मा है, पूरा मेल्टेड रॉक है ये। तो ज़ाहिर-सी बात है ओशनिक चट्टानें राख को पिघला देगी यहाँ। जब ओशनिक चट्टानें यहाँ पर पहुँचेंगी तो ये भी मेल्ट हो जाएँगी, और अगर ये मेल्ट हो जाएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास इस पूरे के पूरे चैम्बर में मैग्मा क्या कर जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओशनिक चट्टान आकर के यहाँ पर पिघल रही है, और अगर नीचे आकर के पिघल रही है, मैग्मा इंक्रीज़ कर गया। मैग्मा इंक्रीज़ कर गया तो मैग्मा का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। अब ज़रा सोचिएगा, अगर किसी गुब्बारे में गैस भरा जा रहा है, तो जितना ज़्यादा हम अंदर गैस का वॉल्यूम डालते जाएँगे, उस गुब्बारे पे प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ा तो इसका क्या बढ़ जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर किस पॉइंट पे पड़ेगा? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैग्मा यहाँ जब बन रहा है ज़्यादा इस एरिया में, तो इसके जस्ट ऊपर जो चट्टान होगी, इस पर ये प्रेशर डालेगी, इस पर ये प्रेशर डालेगी, इस पर प्रेशर डालेगी, और इस पर प्रेशर डालेगी, तो यहाँ से एक हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ से ब्रेकेज देखने को मिलेगा, और यहाँ से ये मैग्मा ऊपर बाहर की ओर आ जाता है, यहाँ से। तो जरा देखिएगा, इस पॉइंट से हम लोगों ने देखा क्या हो रहा है? इस पॉइंट से आ रहा है यहाँ पर चट्टानें नीचे। क्यों नीचे आ रही हैं? क्योंकि भारी चट्टान हमेशा कहाँ जाती है? नीचे जाती है। जब भी दो प्लेट मर्ज करेंगी, जो भारी होगी वो हमेशा कहाँ चली जाएगी? भारी वाली इसके नीचे चली जाएगी, भारी वाली इसके नीचे चली। यही काम यहाँ हुआ है कि ओशन में हमारी जो चट्टानें थी वो नीचे चली आई हैं। ठीक है। ये नीचे चली जाई हैं,
और जैसे ये नीचे चली आई हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेशर बढ़ाया है, तो जो हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूँगा, ज़रा ध्यान से सोच के बताइएगा। जहाँ पर कॉन्टिनेंट जहाँ पर कॉन्टिनेंट जो है, ओशन प्लेट से टकराएँगी, कौन-सी प्लेट नीचे जाएगी? तो हमेशा याद रखना ओशन नीचे जाएगी। अच्छा, ओशन ही नीचे जाएगी तो फिर क्या होगा? प्रेशर बढ़ाएगा तो किस पर प्रेशर बढ़ रहा है? किस पर? ओशनिक प्लेट पर या कॉन्टिनेंटल प्लेट पर? कॉन्टिनेंटल प्लेट पर प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा ज्वालामुखी का निर्माण होगा वो किस प्लेट पर होगा? कॉन्टिनेंटल प्लेट पर। वो किस प्लेट पर होगा? कॉन्टिनेंटल प्लेट पर होगा। कारण बता दिया मैंने कि ओशन नीचे जा रहा है, ये कॉन्टिनेंट। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, ज़रा एक सोचिएगा, क्या यहाँ पर कुछ टूटा-फूटा? नहीं, यहाँ पर मेल्ट हुआ है ओशनिक, और ओशन पे वोल्केनो बन ही नहीं रहा है। जहाँ पर ज्वालामुखी बन रहा है, जहाँ पर वोल्केनो बन रहा है, क्या वहाँ पर कोई टूट-फूट हुई? नहीं, टूट-फूट नहीं हुई है। एक सेंटर बन गया है, मतलब एक सेंटर से चीज़ें आ रही हैं, ये वेंट के थ्रू आ रही हैं, वेंट मतलब पाइप के थ्रू आ रही हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा ज्वालामुखी का उद्भेदन, ज्वालामुखी का इरप्शन होता है, ऐसे इरप्शन का नाम दे देते हैं क्या? सेंट्रल इरप्शन। कौन-सा? सेंट्रल इरप्शन। किताबों में आप लोगों ने बार-बार पढ़ा होगा, देखा होगा क्या? कि इसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन बोल दिया जाएगा। क्यों केंद्रीय बोला गया? क्योंकि यहाँ सेंटर से चीज़ें जा रही, सेंटर से निकल रही हैं चीज़ें। ये वेंट, और किसके थ्रू जा रही हैं ये भी ध्यान देना, वेंट के थ्रू। वेंट मतलब पाइप, ऐसे समझिएगा, वेंट मतलब पाइप, पाइप के थ्रू यहाँ पर हो रही है। क्या यह चीज़ें समझ में आई? कौन कहाँ नीचे जाएगा, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं, ठीक है? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, ओशन। अच्छा, ज़रा इमेजिन कर लीजिए, मैं छोटी-सी बात बताता हूँ। देखिएगा, ये 2 चैप्टर का मिक्सचर है। मैं एक थोड़ा-सा प्रेफ़र करता हूँ कि जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी को पहले एनसीईआरटी सीक्वेंस पे नहीं दी गई। एनसीईआरटी हमेशा जो है वो थोड़ा-सा नॉलेज और प्री जो ऑक्यूपाइड चीज़ें हैं, जैसे 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, तो उसके बाद फिर वो 12th में देते हैं। इस तरह की चीज़ें वो बना कर के देते हैं। बट एनसीईआरटी है बड़ी अच्छी, बस उसको पढ़ने आना चाहिए, और थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। हम लोग वोल्केनो पढ़ रहे हैं, सीधे वोल्केनो और वोल्केनो के टाइप्स उस चैप्टर में दे दिए हैं। बट वोल्केनो बना कैसे, ये मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। अगले क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे, ये भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो केंद्रीय इरप्शन, केंद्रीय सेंट्रल इरप्शन या केंद्रीय उद्भेदन किसे कहेंगे? किसके थ्रू होगा? पाइप के थ्रू होगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। कब होगा? कॉन्टिनेंटल और कौन-सी ओशिनिक प्लेट जब टकराएँगी तब होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? इस पूरे एरिया में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है इतना? यहाँ समझ में आया? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोन मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेंगे? कोन मिलेंगे। ये याद रखिएगा। क्या मिल रहा है यहाँ पर? कोन। ठीक है? अब आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा बन गया क्या? कन्वर्जेंस। अब मैं एक छोटी-सी बात कर दे रहा हूँ। जैसे इमेजिन करिए, सपोज़ करिए कि ये कंडीशन हो रही है। ये कॉन्टिनेंटल चट्टान है, और ये भी क्या है हमारी? कॉन्टिनेंटल चट्टान, ठीक है? या फिर ये ओशनिक चट्टान है, और ये भी क्या है हमारी? ओशनिक चट्टान, ठीक? चलिए, ये ओशनिक चट्टान है। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या माना हमने? ये कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, ये ओशनिक ओशनिक। क्या होगा अगर यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा हो? इन दोनों कंडीशन में कन्वर्जेंस हो रहा, कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो रहा है? कि ये दोनों एक दूसरे के पास जा रही हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। तब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। जब ये एक दूसरे से टकराएँगी, तो दोनों की जो डेंसिटी है वो सेम है, सेम डेंसिटी, क्योंकि एक ही तरह की चट्टानें हैं। दोनों की डेंसिटी क्या है? सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, जब सेम डेंसिटी की चट्टानें, सेम भार की चट्टानें आपस में एक दूसरे से टकराएँगी, तो यह दोनों एक दूसरे को मोड़ देंगी, बट कोई भी नीचे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर ये क्या शुरू कर देंगी? यहाँ पर ये फ़ोल्डिंग शुरू कर देंगी, यहाँ पर ये फ़ोल्ड्स बनने शुरू हो जाएँगी। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? यहाँ पर फ़ोल्ड का निर्माण होता है। फ़ोल्ड का निर्माण मतलब वलन का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी अभिक्रिया नहीं होती है, मतलब नो वोल्केनो हम लोग बोल सकते हैं। कब हुआ है ये? जब सेम टाइप की चीज़ें क्या कर रही हों? कन्वर्ज कर रही हों। तो कब बनेगा ज्वालामुखी कन्वर्जेंस में? तो याद रखना है, जब हमारा एक तरफ कॉन्टिनेंटल हो और एक तरफ क्या हो? ओशनिक चट्टान हो, तभी हमारा ये बन सकता है, अदरवाइज़ वोल्केनो का फ़ॉर्मेशन कन्वर्जेंस के मामले में नहीं हो सकता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डाइवर्जेंस में, देख लेते हैं। अगला कौन-सा हमारा? डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं। डाइवर्जेंस में क्या होंगी? फिर वही काम। अब की बार हम लोग दूर ले जाएँगे। दूर ले जाएँगे तो पहले तो बना लेते हैं। मान लीजिए कोई भी चट्टान है, जब ये एक-दूसरे से दूर जाती है। अब दूर जाने में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दूर जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा? मान लीजिए मैग्मा हमारा दूर जा रहा है।
मैग्मा हमारा क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, मैग्मा दूर जा रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फॉल्ट का निर्माण होगा। फॉल्ट का निर्माण होगा तो यहाँ से जरा सोच के बताइएगा, यहाँ जो सरफेस सरफेस पे हमें दिखेगा, चलिए जो सरफेस पे हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा, मतलब कि हम मान लें कि अगर यहाँ पर आपका ये इमेजिन करिए कि ये प्लेट है आपकी और यहाँ से ये दूर जाने लगे, तो ये दूर जाने लगेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इधर भागेगा, ये इधर, 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 तो यहाँ बीच में जब घाटी का निर्माण होगा, जो वैली का निर्माण होगा, ये वैली से क्या निकलने लगेंगे, यहाँ से हमारा मैग्मा निकलने लगेगा यहाँ पर, तो आपको एक रिज जैसी चीजें मिल जाएंगी, एक छोटे से कटक, कटक का नाम सुना होगा आपने, कटक का निर्माण हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो चीजें बन रही हैं वो कैसी बन रही हैं, क्या कोई सेंटर से निकल रही हैं चीजें, नहीं, यहाँ दरार से निकल रही हैं, फॉल्ट से निकल रही हैं। तो इस प्रकार का जब डाइवर्जेंस में चीजें होती हैं तो इस प्रकार को बोलते हैं हम लोग दरारी उद्भेदन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दरारी उद्भेदन बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिशर, फिशर इरप्शन। तो ध्यान देना है, दो प्रकार के इरप्शन से ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। यहाँ भी ज्वालामुखी चीजें बाहर आ रही हैं, इसका मतलब याद रखिएगा कि दरारी उद्भेदन और केंद्रीय उद्भेदन दो प्रकार की चीजें मिलती हैं हमें, और दोनों प्रकार को थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि दो प्रकार के आपके अवलोकन देखने करने को मिलेंगे, एक डाइवर्जेंस में और दूसरा किस में मिला है हमें, कन्वर्जेंस में। ये केंद्रीय उद्भेदन यहाँ पर देखने को मिले, तो केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन दो प्रकार की चीजें मैंने समझा दी हैं। अब इन दोनों को समझते हैं कि और क्या चीजें हैं। चलिए चलिए, अच्छा जरा सोचिएगा, अगर यहाँ दरारी उद्भेदन हो रहा है तो ऐसा तो होता जाएगा कि ये आगे की ओर बढ़ता जाए, और जब आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो ये जो एरिया है ये पूरा स्प्रेड होता जाएगा, मतलब यहाँ पर एक बेड जैसी संरचना बन जाएगी। और ये बेड जैसी संरचना अगर समुद्र के अंदर बन रही है तो ये उठती भी आ सकती है। तो हमें यहाँ पर किस किस चीज का निर्माण मिल सकता है, यहाँ पर हमें प्लेट्यू देखने को मिल सकता है, इससे प्लेट्यू बन सकता है, प्लेट्यू पठार, जिसको पठार बोलते हैं, ठीक है, पठार देखने को मिल सकता है। कैसे क्या, और सी सरफेस बन सकता है। मान लीजिए समुद्र के अंदर हो रहा है तो समुद्र के अंदर क्या देखने को मिल जाएगा, हो सकता है नया फ्लोर बना दे, तो सी सरफेस देखने को मिल सकता है, किससे, दरारी उद्भेदन से। लेकिन यहाँ से हमें क्या हो गया कि दो चीजें ध्यान में देखनी है, एक डाइवर्जेंस और एक दूसरा कन्वर्जेंस। यहाँ पर मैंने दो तीन चीजें बता दी। अब आते हैं, समझते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन। अब ये मैंने बता दिया कि कैसे ज्वाला मैग्मा बाहर आता है, जो आएगा वो होगा क्या, ये जो बाहर आएगा वो होगा क्या, लावा होगा। लावा किसे कहते हैं, जब मैग्मा सरफेस पर आ जाए उसे हम लोग क्या बोलने लगेंगे, लावा बोलने। अब कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता दूं, और अब अगला जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो है लावा पर। लावा क्या होता है, किसे कहते हैं लावा, ठीक है, लावा कितने तरह के होते हैं। तो लावा भी मैंने बताया क्या है कि मैग्मा किस पर आ जाए, जब सरफेस पर आ जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। अब लावा में सिलिका ज्यादा मात्रा में होती है, और सिलिका के आधार पर हमारे पास दो प्रकार के लावा होते हैं। एक लावा जिसे हम लोग कहेंगे एसिडिक लावा, अम्लीय लावा, और दूसरा लावा जिसे हम लोग कहेंगे बेसिक लावा, क्षारीय लावा, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से समझिएगा। जब मैग्मा में निकलते हुए जो पृथ्वी के अंदर से आपका मेल्टेड रॉक निकल रहा है, उसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा 70 to 80% हो जाए तो वह लावा क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाएगा। और अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा 40% हो जाए, 40% के आसपास हो जाए, बाकी रिमेनिंग मटेरियल जो रहे वो 60% रहे, और यहाँ बाकी रिमेनिंग मटेरियल 20% रहे, तो वह लावा हमारा कैसा कहलाएगा, बेसिक। मतलब कि सिलिका डिसाइड करता है कि लावा एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये ध्यान देना है। अब एसिडिक लावा की खासियत क्या होगी, तो जब सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो सिलिका क्या कर देता है, उसको विस्कस बना देगा। क्या बना देगा, विस्कस। विस्कस का मतलब गाढ़ा बना देगा, मतलब कि जो एसिडिक लावा होगा वो काफी गाढ़ा होगा। जैसे शहद, शहद आपने देखा होगा गाढ़ा होता है, जबकि पानी क्या होता है उसके कंपैरिजन में हल्का होता है। तो यहाँ जो सिलिका 40%, ऐसा इसका मतलब नहीं कि शहद में आप सिलिका ढूंढ रहे हैं, नहीं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि गाढ़ा और हल्का कैसे पहचानते हैं। सिलिका जो है वो क्या होता है, लो विस्कस होता है, कम गाढ़ा होता है, ये कम गाढ़ा होगा। अब आप जरा सोच के बताइए, शहद को गिराइए, पानी को गिराइए, कौन तेजी से गिरेगा, जो कम गाढ़ा होगा। मतलब जो कम गाढ़ा होगा इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी या इसका फ्लो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसका मैं कह सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी और या इसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, कंपेयर करने पे बेसिक के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। दोनों बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है। चलिए, इसका जो कलर होगा, अब ध्यान से देखिएगा, 40% अगर इसमें सिलिका है
तो रिमेनिंग 60% जो होंगे वो कौन होंगे? तो मिनरल्स होंगे, मेटल मिनरल्स होंगे। ध्यान से देखिएगा, ये मिनरल्स होंगे। यहाँ कौन है? सिलिका 80%, तो यहाँ 20% मिनरल्स होंगे। ठीक, तो मिनरल्स की वजह से जो इसका रंग होगा वो कैसा हो जाता है? डार्क कलर का हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? डार्क कलर हो जाएगा। और इसका कलर कैसा रहेगा? लाइट येलो वगैरह या लाइट व्हाइट की तरह से। तो लाइट कलर का ये होगा, थोड़ा सा हल्के कलर का ये होता है। दूसरी चीज, अब जरा यहाँ देखिएगा, ये मिनरल्स अगर इसमें पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि जो बेसिक लावा होगा, बेसिक लावा में क्या पाए जाएंगे? मेटल्स और ज्यादा पाए जाएंगे। और का मतलब अयस्क। तो जो मेटल का अयस्क है, मतलब जैसे लोहा, बॉक्साइट, ठीक है, ये सब सारी चीजें बेसिक लावा में ज्यादा पाई जाएंगी। बेसिक बेसिक से जो चट्टाने बनती हैं उनको बेसाल्ट रॉक्स कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, बेसाल्ट रॉक्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ आते हैं। एसिडिक लावा जो होगा उसमें मिनरल्स क्या हो जाएंगे? कम पाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें आप जो है क्या नहीं पाएंगे? ये क्या नहीं पाएंगे? ये आप इसमें अयस्क वगैरह नहीं पाएंगे। मेटल्स जो है इसमें पाए जाने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि 20% ही मिनरल्स है इसमें, बहुत कम पाए जाएंगे। मतलब कि अगर आप इसका मेटलर्जी भी करेंगे, इसमें से धातु कर्म करेंगे, धातु कर्म से निकालेंगे अगर धातु, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। जितने कि आप धातु नहीं निकालेंगे उससे ज़्यादा इसमें लागत लगा देंगे। लेकिन बेसिक में क्या होगा? बेसिक में आप आसानी से, मिनरल्स ज़्यादा है इसलिए आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, अब इस पर सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश भी पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, साथ ही साथ पानी भी गिर रहा है, पानी भी बरस रहा है। तो ये इनकी वजह से क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्रैक्स आ जाएंगे। ऊपरी परत में क्या आ जाता है? क्रैक्स। फिर पानी फ्लो हुआ तो ये क्रैक्स टूटने फूट की वजह से ये सारी चीजें लेकर के चली जाएंगी, ये और बारीक टूटेंगी, और इन्हीं फाइन जो पार्टिकल्स बनेंगे टूट टूट कर, तो ये किसका, कहीं पर जा करके किसका निर्माण करेंगे? मृदा का निर्माण करेंगे, मिट्टी का निर्माण करेंगे। तो ध्यान देना है, इसको अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इरोजन के थ्रू। तो इरोजन के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाता है? मृदा का निर्माण होता है। मतलब चट्टानों से ही क्या बनती है? हमारी मृदा बनती है, कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर दो प्रकार की चट्टानें मिल रही हैं, एक हमारा एसिडिक है, दूसरा बेसिक है। तो एसिडिक से जो हमें चट्टानें यहाँ से मिलेंगी, बेसिक से जो मिलेंगी डार्क कलर की हैं, ये याद रखिएगा, इससे बेसाल्ट रॉक बनती हैं। और बेसाल्ट रॉक से जो हमें मिलती है वो काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। नाम सुना होगा, मुंबई वगैरह क्षेत्र में, दक्कन प्लेटू वगैरह में पाए जाते हैं ये काली मृदा। इसका निर्माण, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, अब आप आसानी से कह सकते हैं कि जो आपको दक्कन प्लेटू पे या फिर जगह दक्कन के पठार पे या महाराष्ट्र वगैरह में जो काली मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब कि उसकी जो चट्टान, वहाँ जो लावा निकला होगा या वहाँ जो लावा पाया जाएगा वो कैसा होगा? बेसिक लावा होगा। ठीक है, एसिडिक की बात कर लेते हैं। एसिडिक से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। इस पे आते हैं, ये जरा चर्चा का विषय, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इमेजिन करिए कहाँ से आ रही है सारा का सारा जो आपका लावा है, मैग्मा है, वो कहाँ से आ रही है? पृथ्वी के अंदर से आ रही है। पृथ्वी के अंदर से कहाँ आ रही है? पृथ्वी के अंदर से बाहर की ओर आ रही है। पृथ्वी के अंदर से कहाँ आ रही है? बाहर की ओर आ रही है। इमेजिन करिए। अच्छा जरा सोचिएगा, बाहर से आने के लिए भी तो स्पीड होगी। जरा सोचिएगा, इसमें दो प्रकार की चट्टान है, मान लीजिए मैं इन्हीं दोनों पॉइंट पे कर रहा हूँ। पॉइंट ए पे एसिडिक लावा है और पॉइंट बी पे बेसिक लावा है। मतलब ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको कि पॉइंट ए पे मानिए, ए पे हमारा एसिडिक है, ए पे एसिडिक है, और बी पे क्या है? बेसिक लावा है। अब इमेजिन करिए कि किसका फ्लो ज्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा है किसका फ्लो ज्यादा होगा? बेसिक का, क्योंकि कम गाढ़ा होता है। इसका मतलब बेसिक जो है जल्दी से बाहर आएगा और तेजी से फैल भी सकता है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि बेसिक लावा के जो फैलने की दर होती है वो क्या होती है? तेज होती है, क्योंकि वो तेज चलता है। पानी आप गिराइए टेबल पे और शहद गिराइए, कौन तेजी से फैलेगा? पानी फैलेगा, जिसका फ्लो कम होगा। तो बेसिक का फ्लो कम होगा तो वो ज्यादा एरिया कवर कर लेगा। मतलब कि अगर यहाँ से बेसिक निकल रहा है तो वो ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, लेकिन अगर कहीं पर एसिडिक निकल रहा है तो वो कम एरिया कवर करेगा, थोड़ी ही दूरी पर जा सकेगा। इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात, जब जमीन से ऊपर निकलने की बात हो, तो अगर ऊपर निकलना होता है, कई किलोमीटर्स चलने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है बेसिक जो है जल्दी पहुंच जाएगा, ठंडा होने से पहले ये पहुंच सकता है सरफेस पे। लेकिन जो एसिडिक होगा वो जल्दी ऊपर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा इसमें क्या चाहिए? विस्फोट वगैरह, या बहुत ज्यादा प्रेशराइज हुआ हो तभी वो एसिडिक बाहर सरफेस पे आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एसिडिक यही नीचे जमता चला जाएगा, नीचे हो सकता है जमे, और बेसिक कहाँ? ऊपर चल। ऐसी चट्टानें जो ऊपर पाई जाएंगी, ऊपर ध्यान देना है। ऐसी चट्टानों को जो नीचे पाई जाएंगी, इनको एक नाम देते हैं, इनको कहते हैं प्लूटोनिक। कौन सी प्लेट? प्लूटोनिक, जिनके कहते हैं पातालीय चट्टानें, पाताली चट्टानें कहेंगे। और ये जाहिर सी बात है, अगर नीचे रह रही, नीचे जम रही है, तो इन पे प्रेशर भी खूब पड़ेगा, ऊपर का पूरा चारों तरफ से प्रेशर बहुत पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से
इनमें जो है वो क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारी चट्टानें ग्रेनाइट वगैरह में बदल जाती है। तो ग्रेनाइट वगैरह जो होते हैं वो नीचे पाए जाते हैं, बहुत नीचे पाए जाते हैं, गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाने वाली चट्टानें। अरे सर, लेकिन मैं राजस्थान गया था और राजस्थान में जा करके मैंने देखा कि वहां से तो कटिंग ऐसे ऊपर मकराना वाले क्षेत्र में या फिर जो है गुजरात वाले मोरबी वगैरह क्षेत्र में वहां पर चट्टाने से ऊपर से कटिंग की जा रही है। बिल्कुल। मतलब ये बताता है कि वो कभी तो नीचे रही होंगी, कभी बहुत नीचे थी। अब ये अपक्षय अपरदन होते होते ऊपर की परत क्या हो चुकी है, साफ हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अब वो बाहर आ गए हैं, ये एक्सपोज हो गए हैं। अब जब बाहर आ गए हैं तो वहां से चट्टानें निकाली जा रही है। ये समझिएगा चीजें। तो ये याद रखना है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर बेसाल्ट काली मृदा का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर जो होगा वो हमें क्या मिलती है, ग्रेनाइट मिल जाती है। यहाँ की चट्टानें कौन सी मिलेंगी, तो ग्रेनाइट मिलती है। ठीक है, ग्रेनाइट मार्बल्स वगैरह, मार्बल जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, मार्बल का निर्माण होता है आपके घरों में जो चट्टानें लगती है। ये सारी बातें समझ में आई, क्लियर है इतना? ये मैंने लावा के बारे में बताया। ठीक है, तो हम फुटकर में मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। फुटकर का मतलब ये है कि मैं टर्म्स पढ़ा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आपको समझना जरूरी है वोल्केनो के फॉर्मेशन में। तो वोल्केनो में हमने दो प्रकार का उद्भेदन देख लिया, दरारी उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती थी वो मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया। अब आते हैं आपके ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजी को समझते। टर्मोलॉजी समझिएगा जरा। क्रेटर, क्रेटर क्या है, क्रेटर कहते हैं माउथ ऑफ वोल्केनो। अब माउथ ऑफ वोल्केनो मतलब मान लीजिए कि ये जैसे वोल्केनो था, ये मान लीजिए वोल्केनो है, यहाँ से जो इसका मुंह होगा, जहां से लावा निकलेगा, जहां से लावा निकलेगा, तो इस मुंह को क्या बोल रहे हैं, क्रेटर बोला जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। हिंदी में, हिंदी मीडियम, इसको क्रेटर, हिंदी में भी क्रेटर ही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कॉल्डेरा, ये है ये कॉल्डेरा। कॉल्डेरा, कॉल्डेरा को कॉल्डेरा ही कहते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए कि ये क्रेटर था हमारा, ये क्रेटर था। अब इमेजिन करिए, अम्लीय लावा, क्षारीय लावा। मान लीजिए यहां से अम्लीय लावा निकल रहा है, अम्लीय लावा निकल रहा है, तो ये धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ठंडा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगेगा निकलने में। और टाइम लगेगा अगर इसको निकलने में, मैंने बोला कि मान लीजिए ये क्रेटर, यहाँ से निकलने वाला जो लावा था वो अम्लीय था, वो एसिडिक था। और अगर एसिडिक है तो ये टाइम लेगा निकलने में। अच्छा, टाइम लेगा निकलने में, तो हो सकता है यहाँ बीच में पहले ही ठंडा हो जाए, जल्दी ठंडा हो जाएगा ये। क्यों, निकलने से पहले ठंडा हो सकता है, और क्योंकि धीरे निकल रहा है। अच्छा, ठंडा हो गया तो ये क्या करेगा, चोक करने लगेगा, इस पूरे के पूरे इसको चोक करने लगेगा। चोक का मतलब, चोक का मतलब, चोक का मतलब हो गया कि ये इसको बंद करने लगेगा। जाहिर सी बात है, ऊपर से जमने लगेगा तो क्या होगा, बंद होने लगेगा। अच्छा, बंद होने लगेगा तो नीचे से तो अगर प्रेशर ज्यादा पड़ गया, नीचे से प्रेशर ज्यादा पड़ गया, तो ये बहुत तेजी से विस्फोट होकर के निकलेगा, बहुत तेजी से रैंडम निकलेगा। और अगर ये बहुत तेजी से विस्फोट करके निकलेगा, तो ये जो माउथ होगा वो माउथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये जो बड़ा माउथ है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्डेरा। तो कॉल्डेरा इज नथिंग, लार्जर साइज ऑफ क्रेटर होता है। तो क्रेटर, बिगर क्रेटर जो है उसको कॉल्डेरा कहते हैं। एक्सप्लोजिव इरप्शन के कारण ये होता है, बताया अभी मैंने कैसे एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है। अगला कोन, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। अब ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए ये हमारा ज्वालामुखी है, ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी के अंदर से चीजें आ रही हैं। अच्छा, जरूरी है यहाँ मान लीजिए यहाँ से चीजें आ रही हैं, यहाँ इसका वेंट है, ये जो पाइप है यहाँ से ऐसे समझिएगा, ऐसे यहाँ से लावा इसमें जा रहा है। अच्छा, ये क्या मतलब कि लोहे की पाइप है, लगा दिया गया है, भगवान ने क्या किया है, ऊपर वाले ने क्या किया, इसको गॉड ने इसको पाइप ड्रिल करके और बोर करके लगा दिया? नहीं भाई, ये मिट्टी की बनी एक ऐसी रास्ते है। और मिट्टी का रास्ता है, चट्टानों का रास्ता, तो ये ब्रेक भी हो सकता है। अगर ब्रेक होगा तो इसमें भी मैग्मा भर सकता है, यहाँ भी मैग्मा भर सकता है, यहाँ भी मैग्मा भर सकता है, अलग अलग शेप में मैग्मा भर सकता है। तो ये जो अंदर, पृथ्वी के अंदर मैग्मा भर करके और ठंडी होकर के जो चट्टानें बनाएंगी, इनको कहते हैं आंतरिक भाग। ये आंतरिक भूगर्भीय रचना बनाते हैं, भू संरचनाएं बनाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब आंतरिक होता है। इंट्रूसिव स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ पर लैंड फॉर्म बने हैं। और ये जो पृथ्वी के ऊपर आकर के ये जो हिस्सा बना हुआ है, ये पृथ्वी के सरफेस है, ये सरफेस है। सरफेस के ऊपर आकर के जो चीजें बन रही हैं उनको एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म कहते हैं, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म, एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म कहते हैं। तो ये ध्यान देना है, इस तरह की चीजें आपको दिमाग में बैठानी है। यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, अच्छा ये जो मैग्मा निकलेगा तो पिघलेगा भी, यहाँ से ऐसे गिरता चला जाएगा, ये गिरता चला जाएगा, तो ये कोन का ऐसे इस तरह के कोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यही जो कोन है ऊपर ये हिस्सा, इसी को क्या कहा जा रहा है, कोन कहा जा रहा है। ये कोन कैसा फॉर्म है, इंट्रूसिव, पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के बाहर। तो पृथ्वी के बाहर तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव, बाह्य संरचना बोलेंगे इसको, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म ऑफ वोल्केनो। फिर आता है टेफरा। टेफरा क्या होता है, हिंदी में भी टेफरा कहते हैं। कह रहा है फ्रेगमेंटेड रॉक एंड पार्टिकल इजेक्टेड फ्रॉम वोल्केनो। मतलब वोल्केनो से जो छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े निकल रहे हैं, इन पत्थर के टुकड़ों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टेफरा। इनको क्या बोला जाएगा, टेफरा।
टेफरा बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला है सिंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिंडर। सिंडर खूब पूछता है। अगर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में या सॉरी आपके कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन बुक्स से ये चीजें निकाली गई हैं। तो टेफरा बोला जाए तो याद रखिएगा ये बोला जाएगा। सिंडर कुछ ज्यादा खास नहीं, जो लावा निकल रहा है ये लावा, और ये लावा भाई जाहिर सी बात है पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में बहुत एक्सप्लोसिव, बहुत किलोमीटर्स तक ऊपर जा रहा है। तो जरा सोच के बताइएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप वाइज करके जो लावा गिरता है और गिरते गिरते ठंडा हो जाएगा, वो यहाँ जमा होने लगेगा। ये जो जमा होने लगेगा, रॉक्स जो होंगे छोटी छोटी लावा के हमारे ड्रॉपलेट्स होंगे, लावा के जो ड्रॉपलेट्स होंगे, तो लावा के जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको ही बोला जा रहा है क्या? तो लावा के जो ड्रॉपलेट्स होंगे उन्हीं को क्या बोला जा रहा है? सिंटर बोला जा रहा है। लावा ड्रॉप इरेप्टेड फ्रॉम वोल्केनो ऑन द कोन, तो कोन पर जो गिरने वाला जो लावा ड्रॉप्स होंगे जो पत्थर बन जाएंगे वो हमारा सेंटर कहलाएंगे। लहर, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो आप यही मान के चलिएगा कि यह लावा से बनी हुई छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े हैं, रॉक एंड पार्टिकल्स होंगे, इनको सिंडर बोल दिए। लेकिन टेफरा मोस्टली होते हैं टेफरा, लेकिन कुछ बेसिक एग्जाम्स में सिंडर जो है वो टेफरा ही कहलाती है। देखिएगा नाम है, ये नाम ऐसा नहीं है कि कोई जनरेटेड है, ये बस केवल और केवल यह याद रखिएगा कि हमारे सहूलियत के लिए उनके शेप, साइज और बनने के आधार पर ये नाम दे दिया गया है। अगला है लहर। लहर क्या है? इमेजिन करिए कि ये वोल्केनो प्रक्रिया हो रही है। अच्छा, वोल्केनो प्रक्रिया होगी तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर जो होगा वो गर्म हो जाएगा। एटमॉस्फेयर जो गर्म होगा तो यहाँ की गर्म गैस, गर्म हवा हमेशा कहाँ उठती है? ऊपर उठती है। ऊपर उठेगी तो हो सकता है यहाँ कंडेंसेशन, क्यों कंडेंसेशन हो जाए वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ कंडेंसेशन हो जाए, और अगर कंडेंसेशन हो जाए तो हो सकता है बारिश हो जाए। बारिश होगी तो यहाँ पर जो वर्षा की बूंदें गिरेंगी तो इसके साथ इससे निकली हुई राख, इससे निकली हुई चट्टान, थोड़ा बहुत लावा, ठीक है, ये सब मिल जाएंगे और मिल करके फ्लो होने लगेंगी। तो यही जो फ्लो हो रहा है इसी को लहर बोला जाए। इसी को क्या बोला जाए? तो इरप्शन के टाइम पर जब रेनफॉल हो जाता है तो वही करा लावा, डिब्रिस, डिब्रिस मतलब जो उसके अवक्षेप हैं, ठीक है, एशेज, ये सब जो है फ्लोज विद वाटर, जो पानी के साथ बहने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? लहर। ठीक है। और वोल्केनिक प्लग, नेक, या फिर जो है स्पाइन किसे कहते हैं? तो ये जो लावा से भरा हुआ, ये लावा से भरा हुआ जो इसका नली है, ये जो गला है, गर्दन है, इसी को प्लग बोला जा रहा है। इसको प्लग नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतनी चीजें मैंने बता दी। ये था क्या? ये ये जो है ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? वोल्केनो के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक समझ में आया? तो वोल्केनो कैसे बनता है, क्या होता है, ये हम लोगों ने जान लिया। अब मैं वोल्केनो के अगर टाइप्स की बात कर दूं तो आप कह सकते हैं कि सर वोल्केनो जो है, वोल्केनो जो है वह दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। किस किस प्रकार से? तो याद रखिएगा, सबसे पहला है कि मोड ऑफ इरप्शन। ये क्या लिख दिया सर? तो इसको लिखा है, ये है उद्भेदन के आधार पर, कि कैसे निकल रहे हैं पृथ्वी से, वो निकल कैसे रही हैं। तो उद्भेदन आधार पर या तो हम वोल्केनो को बांट सकते हैं, और या फिर उसके मोड ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब अवधि के आधार, अवधि आधार। क्या? ध्यान से देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। ये दो प्रकार के होंगे। एक होंगे हमारे एक होगा कौन सा? सेंट्रल इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन। दूसरा हो जाएगा कौन सा हमारा? फिशर इरप्शन, फिशर इरप्शन। इसको कहते हैं दरारी उद्भेदन, दरार से जो निकला था, याद करिए, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस से हुआ था। और इसको कहते हैं हम लोग केंद्रीय, याद करिए, कन्वर्जेंस से हुआ था। मतलब ये होता है किससे? डाइवर्जेंस से। और ये कैसे होता है? कन्वर्जेंस। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको देखते हैं, ये क्या है? तो समय या अवधि के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाएगा। कौन कौन सा? जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है हमारे पास कौन सा? डॉर्मेंट, डॉर्मेंट जिसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तीसरा है जिसको कहते हैं एक्सटिंक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब ये है क्या? तो ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वो होते हैं जो पास्ट में भी इरप्ट किए हों, प्रेजेंट में भी इरप्शन हुआ हो रहा हो, और फ्यूचर में भी इनके इरप्शन के चांस हो, उनको एक्टिव बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एक्टिव। डोरमेंट उसे बोलते हैं कि जिसमें हो जाए कि पास्ट में तो है, था, बट प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होने के चांसेस हैं,
तो उसको क्या बोला जाता है, हम लोग डोर्मेंट बोलते हैं। निष्क्रिय उसे बोलते हैं जिनमें पास्ट में तो था लेकिन ना तो प्रेजेंट में है और ना ही फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, उन्हें एक्सटिंक्ट कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये स्टडीज के आधार पे है, याद रखिएगा। पृथ्वी के अंदर की स्टडी करना बहुत मुश्किल है, पृथ्वी के अंदर जाया नहीं जा सकता। अभी हमने पीछे क्लासेस में देखा ही था कि लगभग 10 और 11 किलोमीटर्स ही हम लोग जा सकते हैं पृथ्वी के, अभी तक ड्रिल करके सोच लीजिएगा। यहाँ 6370 किलोमीटर जाना है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से अंदर जाना मुश्किल हो जाए। ये सारी रीडिंग जो ये जो बताए जा रही चीज़ें, एक्टिव है कि डोर्मेंट है या एक्सटिंक्ट है, ये केवल और केवल स्टडी के आधार पर। जिस दिन कोई एक्सटिंक्ट जो है वो इरप्ट हो गया, वो तुरंत हमारे एक्टिव में आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, इस तरह से चीज़ें दी जाती हैं। ठीक? तो ये थोड़ा-सा आपको दिमाग में रखना है कि एक्टिव और डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट किस आधार पर बनाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी के क्या हैं? प्रकार हैं। ये हमारा कौन-सा है? सेंट्रल इरप्शन। ये हमारा किस आधार पर? मोड ऑफ इरप्शन के आधार पर, और ये मोड ऑफ पीरियोडिसिटी के आधार पर। ये हम लोगों ने बता दिया। यहाँ तक बातें सबको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली कि कैसे-कैसे, क्या-क्या बनता है, क्या-क्या होता है। अब आते हैं, हम लोग समझते हैं और भी कुछ चीज़ें। अब ज़रा आप ज़रा दिमाग लगाइए, पीछे मैंने एक चीज़ पढ़ाया है। मैंने कहा है कि मान लिया गया कि ये हमारा ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी था। यहाँ से जो लावा निकल रहा है वो सपोज़ करिए वो एसिडिक है। इमेजिन करिए एसिडिक है। तो एसिडिक से जो बना कोन होगा, इस कोन को मैं कह सकता हूँ एसिडिक लावा कोन। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। यहाँ तो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब इमेजिन करिए कि यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, लावा जो है वो बाहर निकल रहा है। अब लावा निकल रहा है, तो ज़रा बताइएगा एसिड का फ्लो कैसा होता है? तो ये हमने जाना था कि इसके पास सिलिका 70 टू 80% हो रहा है। इसका मतलब इसका जो फ्लो है, याद आना चाहिए, वेलोसिटी वो क्या होनी चाहिए? कम है। कम है तो मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक जा पाएगा क्या? नहीं, बहुत कम। तो जब अगर बहुत कम जाएगा, तो इसका मतलब कि ये यहाँ तक आते-आते ऐसे-ऐसे जमता चला जाएगा, ये ऐसे जमता चला जाएगा। मतलब कि ये जो कोन होगा वो कुछ ऐसे ही बनता चला जाएगा, बार-बार लेयरिंग होती जाएगी, परतदार बनता जाएगा। परतदार चट्टान के रूप में, जैसे एक एक बार मान लीजिए सपोज़ करिए कि एक बार इरप्शन हुआ, तो ये जम गया। एक बार इरप्शन हुआ, तो ये जम गया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर इरप्शन हुआ, फिर जब इरप्शन हुआ तो ये फिर एक बार एक और परत जम गई, फिर इरप्शन हुआ तो ये परत जम गई, ये परत जम गई। कुछ दिन के बाद फिर इरप्शन हुआ तो ये परत जम गई, ये परत जम गई। इसके ऊपर ही जमती चली जा रही है, इसके ऊपर ही जमती चली जा रही है। फिर जब हुआ तो ये परत जम गई, ये परत जम गई। तो ज़रा आप यहाँ देखेंगे तो इसकी जो ऊँचाई है वो लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ऊँचाई क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो आपका एसिडिक लावा कोन होगा या एसिडिक जहाँ से एसिडिक लावा निकल रहा होगा, ये जो कोन होगा, ये कैसा होगा? ये हाईएस्ट होने लगेंगे, सबसे ऊँचे बनने लगेंगे। ये इस तरह की चट्टानें होंगी। इनका जो स्लोप होगा, वो कैसा होगा? स्टीप होगा, खड़ा होगा। स्टीप मतलब खड़ी चट्टान, एकदम ऐसे खड़ी, बहुत ज़्यादा होगा स्लोप, ऐसे एकदम वो समझ में आया? लेकिन इमेजिन करिए कि कहीं पर ये हमारा कोन था और यहाँ से जो निकलने वाला लावा था वो बेसिक था। तो जस्ट अपोज़िट होगा। बेसिक होगा तो बेसिक से लावा से बनने वाला जो कोन होगा वो हमारा कौन-सा हो जाएगा? बेसिक लावा कोन। बेसिक लावा कोन। अच्छा, बेसिक लावा कोन होगा तो ये इसको कैसे कह सकते हैं? ये क्या होगा? कम फैलेगा या ज़्यादा फैलेगा? मतलब कि इससे निकलने वाला जो हमारा लावा होगा वो कैसा होगा? उसमें जो सिलिका होगी उसका परसेंटेज कितना होगा? उसका परसेंटेज लगभग 40% के आसपास। मतलब जो इसका फ्लो होगा वो कैसा होगा? फ्लो इसका ज़्यादा होगा, फ्लो मतलब तेज़ी से फैलेगा। अच्छा, तेज़ी से फैलेगा तो क्या ये इन्हीं चट्टानों पर फैल पाएगा? नहीं, थोड़ा दूर जाने लगेगा, थोड़ा दूर जाने लगेगा। ये ऐसे बन जाने लगेगा, ये ऐसे बनने लगेगा ये चट्टान ऐसे, इधर फैलने लगेगा। तो मतलब कि आप कह सकते हैं क्या कि मतलब कि यहाँ जो चट्टानें यहाँ जो आपको मिलेगा वो इस तरह का शेप मिलेगा। ये चट्टान होगा ये ऐसे, इस तरह का शेप मिलता चला जाएगा। तो ज़रा आप यहाँ दोनों कोण में इमेजिन करके देखिएगा। ये जो कोण मिल रहा है, ये कोण कैसा है? ये आपका लार्जेस्ट है। मतलब चौड़े मिलेंगे, विस्तृत मिलेंगे, विस्तृत क्षेत्र में मिलेंगे। लेकिन जो एसिडिक होगा वो कैसा मिलेगा? हाईएस्ट मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ बेसिक लावा जो कोण होता है, वो कैसा होता है? तो ये हमारा लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट होगा। दूसरा और कैसा होगा? तो इसका जो आपका स्लोप होगा, वो स्टीप नहीं होगा। खड़ी चट्टान नहीं होगी। स्लोप होगा वो कम होगा। स्लोप इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो ये आपको दिख रहा होगा। इसका जो शेप दिख रहा होगा वो कैसा दिख रहा होगा? तो इसका शेप जो दिख रहा होगा वो कैसा शील्ड शेप दिख रहा होगा, ढाल जैसा दिख रहा होगा, कैप्टन अमेरिका के ढाल जैसा, तो इसको शील्ड शेप भी कह दिया जाता है। तो मतलब बेसिक और एसिडिक लावा ही मिलकर के सारे कोन का निर्माण कर रहे हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। उस आधार पर आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे किस चीज़ के बारे में, जो आपकी किताब में दिया हुआ है। वोल्केनो, वोल्केनो कैसे क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। शील्ड वोल्केनो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, ठीक है। बेरिंग विद बेसाल्ट फ्लोज, बेसाल्ट मतलब ये बताया था, बेसिक को बोलते हैं, बेसिक लावा जो होती है वो हो जाएगा हमारा बेसाल्ट फ्लोज। द शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनो ऑन द अर्थ। लार्जेस्ट होते हैं, याद रखिएगा, हाईएस्ट नहीं, क्या बोला है, लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट होते हैं, ठीक। फिर द शील्ड वोल्केनो, द हवाईयन वोल्केनो आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, ठीक है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स होते हैं। तो कह रहा है कि जो हवाई हवाई जो द्वीप है, हवाई द्वीप पर जो पाए जाने वाले आपके वोल्केनो है, वो इसी प्रकार के होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, बेसाल्ट लावा से बनते हैं शील्ड वोल्केनो। वोल्केनोज आर मोस्टली मेड ऑफ बेसाल्ट टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। जब बहुत ज्यादा द्रवीकरण होता है, बताया मैंने, सिलिका कम होता है, इस वजह से होता है, ठीक है, ये होता है। A type of lava is that very fluid. These volcanoes are not steep. Steep नहीं होते हैं, बताया मैंने कि ये steep नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं, steep के होते हैं। They become explosive if somehow water gets into the vent. कह रहा है कि अब अगर मान लिया गया ये ऐसे है, फ्लो ज्यादा है, अब फ्लो ज्यादा है तो हीट ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर जो है पानी जब अगर चला जाए तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, वेपराइज होंगे पानी, और पानी वेपराइज होगा तो बहुत ज्यादा यहाँ प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्सप्लोसिव बन जाएगा, ठीक है। वाटर समहाउ गेट्स वाटर इनटू द वेंट, ठीक है। तो जब वाटर जाता है तो ये इस तरह की चीजें हो जाएंगी। अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोसिव, बताया मैंने कि ये एसिडिक से कम होंगे, लो, ठीक है। The upcoming lava moves in form of the fountain and throw out the cone at the top of the vent and develops into cinder cone. cinder cone बताया है कि cinder cone क्या होते हैं, cinder से बने हुए जो कोन होंगे वो हमारे cinder cone बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब ये बाहर आते हैं, ठीक, जब ये बाहर आएंगे, ठीक, तो इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, फाउंटेन के थ्रू पे बाहर रूप में बाहर आते हैं, एंड थ्रो आउट द कोन एट द टॉप, तो जो टॉप पर हो रहा है वेंट एंड डेवलप इनटू द सिंटर को, सिंटर कोन पे बन जाते हैं। मतलब कि ये जो आपका ये होगा, इस पर यहाँ पर जो बूंदे गिरेंगी, ड्रॉपलेट्स गिरेंगे, इन ड्रॉपलेट से जो बनने वाले कोन होते हैं वो हमारे सिंटर कोन कहलाए, ठीक है। सिंडर बताया था मैंने पिछली क्लास में। कंपोजिट वोल्केनो किसे कहते हैं? दीज वोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ द कूलर एंड मोर विशियस लावास देन बेसाल्ट, सॉरी विस्कस लावा। कंपोजिट कौन कैसे बनते हैं? कंपोजिट वोल्केनो का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे परतदार जो होते हैं, जो परतदार बनते जा रहे हैं, परतदार अभी कैसे बना है वो मैंने बताया है, किससे, मोर विस्कस लावा, जाहिर सी बात है एसिडिक की बात कर रहा है, एसिडिक लावा की बात कर रहा है, देन बेसाल्ट, बेसाल्ट से ज्यादा विस्कस होना चाहिए। दीज वोल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन, बताया है क्योंकि एसिडिक होंगे। along with lava large quantities of proclastic material and ashes find their way to the ground हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, कर along with lava, लावा के साथ साथ जो है वो क्या निकलता है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ठीक है, कर बोल लावा के साथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोक्लास्टिक मटेरियल। प्रोक्लास्टिक मटेरियल का मतलब होता है कि जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, प्रोक्लास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी पायरोक्लास्टिक है, पायरो का मतलब जो आग होता है, पायरो मतलब आग होता है, क्लास्टिक मतलब वहां के टुकड़े। तो ये दिमाग में रखिएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं, जो वोल्केनो से निकलने वाले रॉक्स होते हैं उसके इरप्शन से, उनको बोल रहा है प्रोक्लास्टिक पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेस फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर आ जाते हैं। दिस मटेरियल accumulates in the vicinity in the vent opening leading to formation of layers। layers की फॉर्मेशन बता चुका हूँ कि लेयर का फॉर्मेशन होता जाता है, ये ऐसे आएगा थोड़ा देर, मान लीजिए पहली बार इरप्शन हुआ तो ऐसे बना, दूसरी बार इरप्शन हुआ फिर ऊपर से बन गया, इसके ऊपर बन जाएगा, ये ऊपर बन गया इसके, तीसरी बार इरप्शन हुआ फिर ऐसे बना, चौथी बार इरप्शन हुआ फिर ऐसे ऊपर बन जाएगा। तो मतलब परतदार चट्टानों के रूप में ये बनते चले जाते हैं। दिस मेक्स द माउंटेन अपीयर्स एज ए कंपोजिट वोल्केनो, जैसे लगता है कि कई ढेर सारे कंपाइनो आपके वोल्केनो इसके अंदर बैठे हुए हैं, कंपोजिट संयुक्त वोल्केनो, ठीक है। अगला है कॉल्डेरा। कॉल्डेरा कैसे कहते हैं बता चुके हैं। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ्स वोल्केनो, अर्थ एक्सप्लोसिव से ही बनेंगे, क्योंकि बताया था मैंने कि जो हमारा क्रेटर है, क्रेटर क्या होता है, वेंट जब चोक हो जाती है, चोक होने के बाद ये और एक्सप्लोसिव होते हैं, तो इसके बाद ये और बड़ा हो जाता है। तो
कॉल्डेरा जो है वो लार्जर साइड ऑफ क्रेटर होता है। they are usually so explosive that when they erupt they tend to collapse on themselves rather than the building any tall structure। कह रहा है कि ये इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ चोक हुआ, इस एरिया में चोक हुआ, इतना ज्यादा ब्लास्ट करेगा कि ये कोई नया स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेगा, नया स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। नए स्ट्रक्चर के बजाय ये अपने आप को ढहा देगा, ये ढह जाएंगी चीजें, दीवार इसके जो होंगे वो ढह जाएंगे और ये पूरा एरिया यहाँ से शुरू हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये था हमारा वो, यहाँ चोक हुआ तो यहाँ से जब ये कॉल्डेरा टूटा तो ये चीजें इसमें इसी में गिर जाएंगी, और गिरेंगी तो ये पूरा एरिया बन जाएगा, ये इतना बड़ा इसका क्रेटर हो जाएगा, मतलब इसके नीचे आ जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है, ये हमारा कैसा हो जाता है, कोलैप्स्ड डिप्रेशंस आर कॉल्ड कॉल्डेरास। जो गिर करके बना हुआ है पदा वो आपका यहाँ से गिर गया और ये सारी चीजें जो इसके अंदर आ गई, ये जो पार्ट है इसी को कॉल्डेरा कहते हैं। देयर एक्सप्लोजिव इंडिकेट्स दैट द मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट इज आल्सो क्लोज विसिनिटी। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि जो लावा निकल रहा है सप्लाई का वो बहुत ज़्यादा, ऐसा सिर्फ बड़ा ही नहीं है, क्लोज विसिनिटी है, उसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में जो है दबाव और प्रेशर वगैरह पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, these volcanoes outpours highly fluid lava that flows for long distances. Some parts of the world are covered by thousands of square kilometer of thick basalt lava flows। ठीक, जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना कि जो चट्टानें हैं, जो हमारी मृदा है, वो बेसिकली जो है वो किससे बनी हुई है, लावा से ही बनी हुई है। और लावा में भी बताया कि कौन है जो ज्यादा एरिया कवर करेगा, कौन है जो ज्यादा एरिया कवर करेगा। मान लीजिए यहाँ से हमारे पास जो है ए से एसिडिक निकल रहा था और यहाँ बी है तो बी से बेसिक निकल रहा था, तो मैंने बताया बी का फ्लो ज्यादा है, बेसिक का फ्लो ज्यादा है, तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा और ए जो होगा वो कम एरिया कवर करेगा। तो मतलब वही कह रहा है कि बेसाल्ट से ही ज्यादा बनी हुई है। देयर कैन बी सीरीज ऑफ फ्लो विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 किलोमीटर। मतलब कह रहा है कि कहीं कहीं पर ये 50 किलोमीटर की थिकनेस, सॉरी 50 मीटर की थिकनेस लेकर के बैठी हुई हैं। इंडिविजुअल फ्लोज में एक्सटेंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। द डेक्कन ट्रैप्स फ्रॉम द इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू से ये बना हुआ है। आर ए मच लार्जर फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, यहाँ भी बेसाल्ट कहीं चट्टाने पाई जाती है, इसलिए काली मृदा का निर्माण हुआ, याद करिएगा, बताया मैंने। are a much larger float basalt. It is believed that initially the trap formations covered a much larger area than the present। मतलब कह रहा है कि जो ट्रैप है, दक्कन ट्रैप है, ट्रैप क्यों बोला जा रहा है वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, ये मैं अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। ये ध्यान से देखिएगा, ये जो कह रहा है कि ये पहले बहुत मोटा था, अब जाहिर सी बात है इरोजन वगैरह होगा, ये चीजें इरोड होंगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, पतली हो जाएंगे। तो जो आज दिखता है उससे कई गुना ज्यादा ये क्या था, मोटा था, यही चीज ये बता रहा है। मिड ओशनिक रिज वोल्केनो, दीज वोल्केनोज अकर्स इन द ओशनिक एरियाज। मान लीजिए, सपोज करिए कि ये हमारे पास कोई ओशनिक एरिया था, ये हमारे पास सी फ्लोर है, यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहे हैं, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो डाइवर्जेंस हो रहे हैं तो इस एरिया को मैं यहाँ यहाँ बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। इमेजिन करिए कि ये हमारे पास ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट का मतलब कि यहाँ से ओशन बह रहा है, ये ओशन, ये ओशन, ओशन की चट्टान। अब यहाँ से अगर फॉल्ट बना, यहाँ से दरार बना, दरार बना तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ से जो वोल्केनो निकलेगा, यहाँ सॉरी यहाँ से जो लावा निकलेगा, वो लावा ऐसे निकल करके ऐसे ऐसे एरिया में बढ़ता जाएगा। तो मतलब ये कुछ ऐसा शेप लेता जाएगा, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये ऐसे शेप लेता जाएगा, ये एरिया ऐसे ऐसे बनेगा। ये वाली एरिया को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एरिया बनेगा और ये ऐसे शेप लेता जाएगा, ये ऐसे। तो एक रिज बन जा रही है, रिज, कटक जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये कटक का निर्माण कर दे रहे हैं। वही कह रहा है कि mid-oceanic ridge volcano, these volcanoes occurs in the oceanic areas. There is a system of mid-ocean ridge more than 70,000 kilometer long, 70,000 किलोमीटर लॉन्ग, दैट स्ट्रेचेस थ्रू द ऑल द ओशन बेसिन। सारे ओशन बेसिन को से ये जुड़े हुए हैं, जो बधे हुए स्ट्रेचेस होते हैं। स्ट्रेच का मतलब कि ये कुछ ऐसे संरचना दिखती है जैसे दो पार्ट अलग हो रहे हों और दोनों को सिल करके रखा गया है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इसलिए इनको स्ट्रेचेस बोला जा रहा है। यही बोला कि स्ट्रेचेस थ्रू ऑल द ओशन बेसिन। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन। जाहिर सी बात है, अगर ये सेंट्रल एरिया की बात करें, ये जो एरिया है यहाँ से तो लगातार लावा निकल रहा है, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, देखिएगा, जो हमारा ओशनिक चट्टान है, ओशनिक चट्टान तो पतला है, इसका मतलब यहाँ से एस्थनोस्फेयर की दूरी बहुत नजदीक है। और अगर एस्थनोस्फेयर की दूरी नजदीक है तो यहाँ अगर दरार पड़ा है तो लगातार लावा का फ्लो निकलता चला जाएगा, लगातार लावा निकलता चला जाएगा।
कह रहा वी शैल बी डिस्कसिंग दिस डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे अच्छे से। अब आते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म की बात करते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंट्रूसिव फॉर्म्स, इंट्रूसिव पता है पृथ्वी के अंदर, द लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स ऑन द इग्नियस रॉक्स। कह रहा भाई कि कह रहा है कि लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक इरप्शन में जो लावा निकल रहा है ठंडा होने पर वह क्या बनाते हैं, इग्नियस चट्टान। जाहिर सी बात है वो सीधे चट्टान बना है किससे, जलते हुए कोई मैग्मा से, तो उसको बोला जाएगा आग्नेय चट्टान। उसे क्या बोला जाएगा, आग्नेय चट्टान। द कूलिंग में टेक प्लेस आइदर ऑन द रीचिंग द सरफेस और आल्सो व्हाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन। कह रहा है कूलिंग कहाँ हो सकता है, कूलिंग ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए ये हमारा पोर्शन था, ये हमारा सरफेस है, यहाँ आकर के भी कूल हो सकता है, वोल्केनो के फॉर्म में वोल्केनो से निकला और यहाँ फ्लो हुआ, फ्लो होकर के ये कूल हुआ। या बताया मैंने कि मान लीजिए इवेंट से तो जा रहा था, इवेंट से तो जा रहा था, यहाँ से भी ये निकल करके इस क्रस्ट के एरिया में भी वो ठंडा हो सकता है किसी भी फॉर्म में, और जिस फॉर्म में ठंडा होगा वो उसके अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे। तो इस ये जो पृथ्वी के अंदर जो ठंडा हो रहा है इसी को इंट्रूसिव बोला जा रहा है। इसी को क्या बोला जा रहा है, इंट्रूसिव बोला जा रहा है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं इग्नियस रॉक को, आग्नेय चट्टानों को। कूलिंग एट द सरफेस एंड प्लूटोनिक रॉक्स कूलिंग इन द क्रस्ट। कह रहा है अगर यही ये जो बताया ना कि सरफेस पर कूल हो रहा है तो इसको बोलते हैं कौन सा, वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक कूलिंग। और अगर पृथ्वी के अंदर वो ठंडा हो जा रहा है तो इसको बोलेंगे प्लूटोनिक। प्लूटोनिक अभी मैंने बताया है, आप एक के पास एक एग्जांपल भी आपके घर में यूज होता है, जो मार्बल, वो प्लूटोनिक रॉक है। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शन एज्यूम्ड डिफरेंट फॉर्म्स। क्रस्टल पोर्शन में जो हो रहा है वो अलग अलग फॉर्म में होंगे भाई। जैसे बाहर क्या था आप समझिएगा, सरफेस पर था, सरफेस पर यहाँ वोल्केनो था, यहाँ से जो लावा निकला उसके पास ये एरिया, ऐसे एरिया फ्लो जाने के लिए ऐसे लंबी शीट के रूप में ये बैठेगी, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा। लेकिन इमेजिन करिए कि जो इसके अंदर जो जम रहा होगा, इसके अंदर जो जम रहा होगा, इसके अंदर जो निकल रहा होगा लावा, ये जो सरफेस है इसके अंदर जो यहाँ जैसे मान लीजिए ये वेंट था, इसके अंदर जो बन रहा होगा तो अंदर वाला तो दरार पे डिपेंड करेगा। जैसा दरार उसके चट्टानों के बीच में मिलेगा, मान लीजिए वो दरार ऐसे मिल रही है तो ऐसे वो बन जाएगा, मान लीजिए दरार ऐसे मिल रही है तो वो ऐसे इरप्शन दिखाएगा, ऐसे मिल रही होगी तो ऐसे दिखाएगा, ये मिल रही होगी ऐसे दिखाएगा, या ऐसे हो सकता है मिल रही हो तो ऐसे दिखाएगा। मतलब जैसा दरार वैसा मैग्मा उसमें भर करके और वो वहीं सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उस तरह का अलग अलग शेप वो बना लेते हैं। वही कह रहा है कि एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स, these forms are called intrusive forms. Some of the forms are shown in the given figure. कुछ फिगर में दिया गया है। जैसे कौन कौन से फिगर हैं ये जरा ध्यान से देखिए। बैथोलिथ, अब इसको समझते हैं यहाँ के फिगर्स, फिगर दिया है, चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये हमारा स्टॉक, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये समझिएगा एस्थनोस्फीयर है, ये हमारा क्या है, एस्थनोस्फीयर है। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको समझाता हूँ मैं। यहाँ यहाँ बना है अच्छे से, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि ये हमारा नीचे एस्थनोस्फेयर है, यहाँ से लावा प्रोवाइड हो रही है, यहाँ से लावा प्रोवाइड हो रही है, और हमें ये जो है ये फॉर्म, ये वोल्केनो का वेंट है। तो वोल्केनो का वेंट है तो यहाँ से लावा ऐसे जाएगा, इसके थ्रू निकलेगा लावा, इसको क्या बोला, ये वेंट है, वोल्केनो का वेंट। नेक गर्दन याद करिए, इसी के थ्रू लावा निकल करके बाहर निकल रहा था। मैंने बस केवल पृथ्वी के अंदर की बात की है, यहाँ सरफेस शुरू होता है, इसके ऊपर जो है सरफेस सरफेस शुरू होता है, ठीक है। ये सरफेस मान लीजिए, ये सरफेस, ये वोल्केनो, ये सरफेस, ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मैग्मा बन रहा होगा तो ये जरूरी है क्या कि ये ऐसे लाइन कोई बनाया गया हो, नहीं ना। मतलब ये कुछ ऐसे इस प्रकार की चट्टानें ले सकता है, ये इस प्रकार का फॉर्मेशन हो सकता है भाई। यहाँ पर चूंकि चढ़ रही है तो ये जो आपका बॉर्डर बना होगा वेंट का, ये भी तो सॉलिडिफाई मटेरियल से बना होगा। इसका मतलब कि यहाँ तक तो ऐसे चढ़ा होगा, और ये ऐसे शेप जो देखने को मिलेगा यहाँ इस बेस पर, ये जो बेस पर हमें ये देखने को शेप मिलेगा, इस बेस के शेप को बोलते हैं बैथोलिथ। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करिएगा क्योंकि सेम ही होते हैं बैथोलिथ, ठीक है। बैथोलिथ ये हो जाएगा। कैसा है इसका शेप, शेप अगर पूछा जाए तो ये दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे है, ऐसे। इसको बोलते हैं डोम, डोम शेप। कौन सा शेप, डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हो सकता है ये पूरा मिट्टी है, ये अंदर पूरा मिट्टी और चट्टान, सॉइल, बस मैंने दिखाया नहीं है, जो गायब चीजें हैं वो समझिएगा मिट्टी और रॉक है, मिट्टी और रॉक, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि ये यहाँ से जो चट्टाने मान लीजिए ये ऐसे, यहाँ भी एक छोटा सा दरार मिले और उस दरार में कुछ इस शेप की चीजें मिल जाए, इस शेप की, ऐसे उठी हुई मशरूम जैसी।
तो ये जो कॉन्वेक्स फिगर बना है, ये कॉन्वेक्स फिगर जो बना है, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, लैकोलिथ। हिंदी में भी लैको, लैको, लैको याद रखिएगा। लैको लिथ का मतलब क्या हो जाता है, लिथ का मतलब चट्टान, ठीक है, लैकोलिथ बोलेंगे। ये कौन सा शेप है, तो याद रखिएगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उत्तल, उत्तल शेप दिख रहा होगा, ये उत्तल शेप, ये उत्तल शेप बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए कि कोई दरार है जो यहाँ से निकल रही है। अब वो दरार है वो कुछ इस तरह की है, ये इस तरह की दरार है, ये ऐसे, तो इसमें मैग्मा भर करके इसको ये ठंडा हो सकता है। यहाँ मैग्मा ठंडा होकर बन रहा है, तो ये कैसा शेप बन रहा है, ये कॉनकेव शेप बन रहा है, अवतल, अवतल शेप बन रहा है। अब अगर ये अवतल शेप बन रहा है, इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देते हैं लैपोलिथ। क्या देते हैं, लैपोलिथ, LAPO, लैपोलिथ बोलेंगे इसको, ठीक। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए ये चट्टान ऐसे गई और ये कुछ ऐसे इस तरह का शेप बन जाए, ये एकदम वर्टिकल, ये एकदम वर्टिकल शेप बन जाए, ठीक है, ये ऐसे वर्टिकल शेप बन जाए। ये जो वर्टिकल शेप बन रहा है, वर्टिकल मतलब ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा शेप बन रहा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डाइक। तो डाइक कैसा होता है, वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल बना है तो हो सकता है ऐसा हॉरिजॉन्टल भी तो बन सकता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल भी तो शेप बन सकता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल शेप बना हुआ है, इसको बोलते हैं सिल, इसको क्या बोलते हैं, सिल। ये कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, क्षैतिज जो बने हुए हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कुछ इस प्रकार की बन रही हो चीजें, ऐसे तरंगनुमा। तो ये जो आपका तरंगनुमा बन रहा है, तो इसमें देख रहे होंगे कि ये कुछ इस प्रकार का जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैकोलिथ। क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं, फैकोलिथ बोलेंगे। और इसका जो ये ऊपरी हिस्सा है, ये ये जो ऊपर ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं अपनति। क्या बोलते हैं, अपनति, इंग्लिश में बोलेंगे एंटीक्लाइन। ये जो हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं अभिनति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंक्लाइन। सिंक्लाइन का मतलब होता है ये गहरा। तो ये आपका, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे, ये इतना, इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स कहाँ बने हैं, कहाँ बने हैं, पृथ्वी के ऊपर सरफेस पर या सरफेस के अंदर, सरफेस के अंदर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर ये बनने वाली संरचना है। अब ये चीजें आपको कैसे, ये क्यों ऐसे बनेंगे, कारण क्या है, दरार ऐसी मिलेगी। अगर ऐसी दरारें मिलती हैं तो ये इनका नाम दे दिया जाता है, बस नाम दे दिया गया है इनको। वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अगले जो टॉपिक में ये क्या दिख रहा है, बैथोलिथ क्या है। तो बैथोलिथ ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक material that cools in the deeper depth of the crust develop in the form of large domes। तो लार्ज डोम शेप जो बना हुआ था, तो नीचे वाला वो हमने क्या बताया था, बैथोलिथ। बैथोलिथ ऐसे याद रखिए, नीचे बैठा है, सबसे नीचे जो बैठा है वो हमारा क्या है, बैथोलिथ। They appears on the surface only after the denudation process remove the overlaying material। मतलब ये सोचिएगा, ये कहाँ बन रहे थे, कहाँ बन रहे थे, पृथ्वी के एकदम ऊपर, ऊपरी हिस्से पास नहीं, एकदम नीचे बन रहे हैं, जहां से ज्वालामुखी शुरू हो रही है प्रक्रिया, यहाँ बन रहे हैं। और अगर यहाँ बन रहे हैं तो ये तभी ऊपर आएंगे जब अपक्षय इतना हो जाए, अपक्षय इतना हो जाए कि ऊपर का मटेरियल गायब हो जाए, हट जाए यहाँ से। तो इसको बोलते हैं डिनांडेशन, अनाच्छादन की प्रक्रिया। और अनाच्छादन की प्रक्रिया जो है, इतना गहराई में बहुत साल लग जाते हैं, मतलब लाखों साल लग जाएंगे, तब ये बाहर आएगा। वही चीज कह रहा है कि दे अपीयर्स ऑन द सरफेस, दे कवर लार्ज एरियाज एट द टाइम, assume depth that may be several kilometer। These are granitic bodies, granitic bodies होती हैं, ग्रेनाइट मिलते हैं। Batholiths are cooled portion of magma chamber। तो मैग्मा पूरा पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर का हिस्सा ही, एक बड़ा हिस्सा ही, क्या मैग्मा ऐसे पूरा भरा हुआ है, ये बड़ा हिस्सा ही जब मैग्मा चैम्बर का ठंडा होकर के बनाता है, तो वो हमारा क्या बनाता है, बैथोलिथ बनाता है, ठीक। अगला है लैकोलिथ। Laccolith are large dome-shaped intrusive body with a level base and connected by a pipe-like conduit from below. It resembles the surface volcano domes of composite volcano. Only these are located at the deeper depth. It can be regarded as the localized source of lava that finds its way to the surface. The Karnataka plateau is spotted with domal hills of granite rocks। Most of these now exfoliated are example of laccolith or batholith। करा लैकोलिथ, लैकोलिथ वही जस्ट जो हमने पढ़ा था, ये हिस्सा, ये है लैकोलिथ। तो ये जो हिस्सा है, ये इसको लैकोलिथ, ये लैकोलिथ है, ये लैकोलिथ है। और ये कह रहा है कि ये भी कब आएंगे बाहर,
ज़ाहिर-सी बात है ये भी तो एकदम जिस नीचे ही है इसी से लगे हुए। ये भी आएँगे कब? जब ये पूरा एरिया इरोड होकर के डिनंडेशन डिनंडेशन बोलते हैं उसको डिनंडेशन अनाच्छादन, आच्छादन कवर करना, अनाच्छादन का मतलब हो जाता है कवर हटाना। तो ये जब कवर हट जाएगा पूरा तभी ये बाहर आएगा। अब कर्नाटक के आपके डोमल हिल्स जो है जो कर्नाटक के राज्य में है कर्नाटक राज्य में है, डोमल हिल्स पे मिलने वाली जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, वो यही हैं, लैकोलिथ ही हैं, जो अब ऊपर आ चुकी है। अब एक्सफोलिएट का मतलब ऊपर आ चुकी हैं, ठीक है? वो बाहर आ गई हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Lapolith, Pacholith and Sills. As and when the lava moves upward, a portion of same way tend to move in a horizontal direction. Whatever it finds a weak plane, it may get rested in different forms. कह रहा है कि जब चट्टान जो है सॉरी लावा जो है वो ऊपर जाती है और अलग-अलग दरारों से वो घुस करके और हॉरिजॉन्टल और डायरेक्शन मूवमेंट लेती हैं, तो वीक प्लेन जैसा बनाती हैं सॉरी जब वीक प्लेन पा जाती है, वीक प्लेन का मतलब हो जाता है कि मतलब कि ऐसी मृदा, ऐसी चट्टानें, ऐसे मैदान जहाँ पर घुसना बहुत आसान हो जाता है, तो वहाँ से लावा घुस करके इट में रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स अलग-अलग फॉर्म में चली जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक बालू की बोरी रखिए और उसमें कोई एक ऐसा आप क्या कहते हैं लकड़ी या फिर कुछ ऐसा अंदर डालने की कोशिश करिए उस बालू में कि जो थोड़ी-सी क्या हो लचीली हो। तो ज़ाहिर-सी बात है वो जैसे-जैसे जाएगी तो कोई ऐसे एकदम सीधे जाएगी? नहीं, वो कुछ इस तरह की शेप लेकर के वो अंदर चली जाएगी। वही शेप जो जिस शेप में जाकर के वो ठंडी हो गई, उसी शेप में हमें बाद में देखने को मिलेंगी और उसी हिसाब से हमें अलग-अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। कैसे डेवलप इनटू सॉसर शेप, ठीक है? कॉनकेव टू द स्काई बॉडी इट इज़ कॉल्ड लैपोलिथ। कह रहा है कॉनकेव जो बॉडी होगी, वो हमारी लैपोलिथ होगी। ये बताया था ना, ये हमारा ऐसे, ये हमारी कैसी होगी? Lapolith होगी। A way mass of intrusive rocks at a time it found at the base of synclines at the top of anticlines in folded igneous country. Such wavy material have a defined conduit to source beneath in the form of magma chamber subsequently developed as batholith. कह रहा है बैथोलिथ से ही जो बनेंगी बैथोलिथ किसे कहेंगे? ये जो बैथोलिथ है, ये बैथोलिथ से ही सिंक्लाइन अब मान लीजिए यहीं से कोई ऐसा निकलने लगे जिसके पास ये कुछ सिंक्लाइन एंटीक्लाइन वाली चीज़ें हों, तो ये जो सोचिएगा सिंक्लाइन एंटीक्लाइन बैथो आपको जो फैकोलिथ मैंने पढ़ाया, फैकोलिथ ये, तो ये वाला हिस्सा भी तो क्या कहलाएगा? ये किसी इस समय में फैकोलिथ का हिस्सा रहा होगा और ये टूट करके अलग हो गया, तब भी वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा लैपोलिथ कहलाएगा। वही चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है? आगे द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड सिल जो कह रहा है जो ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल बॉडी मिलेगी वो हमारा क्या कहलाएगा सिल कहलाएगा और शीट इसको शीट कहते हैं शीट जब पतली होती है जब सिल मोटा होता है थोड़ा उसको सिल और अगर यही पतला हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं शीट बोला जाता है ठीक है शीट बोलेंगे डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल द थिनर वंस आर कॉल्ड शीट while the thick horizontal deposits are called sills कहलाते हैं डाइक डाइक क्या होंगे डाइक वर्टिकल वाले हो जाएंगे when the lava makes its way through cracks and the fissures develop in the lands मतलब कह रहा है कि ऐसे सपोज करिए यहाँ वेंट था और यहाँ का जो जमीन है वो जमीन क्रैक कर गया तो ये जमीन जब क्रैक किया अपने सरफेस पर ये जमीन क्रैक किया तो ये क्रैक तो यहाँ तक आया होगा पूरा और यहाँ से कहीं से लिंक मिल गया इसको तो लावा यहाँ से घुसेगा और ये खड़ी चट्टान ऐसे बना लेगा तो ये जो हमारी चट्टान बनी है इसको क्या बोला जा रहा है डाइक बोला जा रहा है दीज आर सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डाइक्स वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है दीज आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में आप देखेंगे कोई ऐसे खड़ी चट्टानें मिलेंगी एकदम स्टीप उनका ऐसे होगा एकदम खड़ा खड़ा इनको क्या बोलते हैं डाइक्स बोला जाता है ठीक है These are considered the feeders of the eruptions that led to the development of the Deccan Traps. जो Deccan Traps को बनाएगा अब जाहिर सी बात है ये खड़ा है यहाँ से हवा ये बाहरी हिस्से जो होंगे वो टूट के गिरते रहेंगे हवा के द्वारा बिखारते जाएंगे तो ये जो हिस्सा बनेगा ये टूट फूट करके कहाँ गिरेगा ये इसी के आगे की जो चट्टान मैदान होगा इसी नीचे में बनेगा तो यहाँ जो बना हुआ है ये डेक्कन ट्रैप ये इसको बनाने का कारण ये भी है बहुत ज़्यादा इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है वोल्केनो के बारे में जितनी जानकारी थी इस क्लास में मैंने दे दी और कुछ एक्स्ट्रा भी दी है वोल्केनो फॉर्म कैसे होते हैं कैसे बनते हैं तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये चीज़ें कि अपने व्यूज़ कि कैसे आपको लगे और अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक्स थियरी और आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी थैंक यू प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब